फार्मास्यूटिक्स 38 क्वेश्चन इस सब्जेक्ट से जीपेट एग्ज़ाम में हर बार पूछे जाते हैं और जनरली जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं आज उन टॉपिक्स को हम पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, जीपेट नाइपर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं। बात करेंगे फार्मास्यूटिक्स की टॉपिक्स के बारे में। इम्पोर्टेंट है हमारे जीपेट नाइपर फार्मासिस्ट ड्रग इंस्पेक्टर सभी एग्ज़ाम्स के लिए। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में इम्पोर्टेंट्स, उसमें हम बात करेंगे कैप्सूल नंबर एंड देयर कैपेसिटी, ठीक है। और देन बात करेंगे सेकेंड टॉपिक सोल्युबिलिटी के बारे में, सोल्युबिलिटी चार्ट। देन बात करेंगे हम एंगल ऑफ रिपोज, स्टोरेज टेम्परेचर, ग्लास, टाइप्स ऑफ ग्लास यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। जो ग्लास हमारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से उनके जो होते हैं टेस्ट लगते हैं, कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, तो ये सब हम इसमें देखने वाले हैं। हम कैप्सूल्स देखेंगे, उनका साइज़ देखेंगे, सोल्युबिलिटी देखेंगे हम, एंगल ऑफ रिपोज, स्टोरेज टेम्परेचर एंड टाइप्स ऑफ ग्लास। तो चले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम कैप्सूल नंबर एंड देयर कैपेसिटी। ये क्वेश्चन जीपेट में इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन पूछे आते हैं। 2021 में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था, ठीक है। जिसमें पूछा गया था कि किसी भी कैप्सूल का साइज अगर 000 है तो उसका वॉल्यूम कितना हो, मतलब इसी से रिलेटेड था। या तो ये दिया हुआ था, ये पूछा था, या फिर ये दिया था, ये पूछा था, कंफर्म याद नहीं, बट ये वाला क्वेश्चन आया था। तो आपको ये कि पूरा चार्ट इसको अच्छे से याद कर लेना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको ज़रूर पढ़ के जाइएगा। चलिए इसको ब्रीफ में देख लेते हैं। इसमें ऐसा रहता है स्टूडेंट्स कि अगर कैप्सूल साइज़ अगर नंबर जितना छोटा रहेगा उसका जो साइज़ रहेगा ना कैप्सूल का उतना ही बड़ा रहता है, ठीक है। यहाँ पे मेरे को नंबर डालना चाहिए था, मिस्टेक से मैंने यहाँ पे साइज़ डाल दिया। वैसे साइज़ से भी पूछा जाता है, ठीक है। तो अगर कैप्सूल नंबर 000 है, इसका मतलब है कि 000 है तो इसका कैप्सूल का जो साइज़ रहेगा वो बड़ा रहेगा। और कैप्सूल नंबर अगर 5 है, नंबर ज़्यादा है, तो इसका कैप्सूल का साइज़ बहुत ही सबसे छोटा रहेगा। तो ये हमारे साइज़ 000 से लेके 5 तक रहते हैं। टोटल 8 साइज़ इसके रहते हैं। 000 में सबसे बड़ा साइज़ आता है कैप्सूल का, और 5 नंबर अगर 5 नंबर का कैप्सूल है तो उसमें सबसे छोटा साइज़ आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ नंबर की बात करेंगे, फिर इनके वॉल्यूम की बात करेंगे कि कितना हम इसमें वॉल्यूम फिल कर सकते हैं। अगर किसी भी कैप्सूल का साइज़ 000 है तो वॉल्यूम कितना फिल होगा, और उसका जो साइज़ रहता है mm में वो कितना रहेगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे 000 का साइज़ का। अगर कैप्सूल है 000 नंबर का तो उसका जो वॉल्यूम रहता है जिसमें हम ड्रग फिल कर सकते हैं ml में 1.37 ml लिक्विड की अगर बात करेंगे, ठीक है। तो इतनी हम उसके अंदर जो है कि ड्रग फिल कर सकते हैं इतना। और उसका अगर साइज़ की बात करें mm में तो वो 26.3 mm का होता है। इसी तरह अगर 00 है साइज़ तो उसमें हम कितना ml फिल कर सकते हैं, 0.95 ml, 1 ml से थोड़ा कम, 0.5 ml कम, इतना हम उसमें फिल कर सकते हैं। और उसका साइज़ इस वाले से छोटा रहेगा, 23.7 mm इसका साइज़ रहेगा। इसी तरह 0 है तो उसमें हम फिल कर सकते हैं 0.68, इतनी उसकी कैपेसिटी रहेगी, इतना फिल कर सकते हैं हम ड्रग ml में, और उसका साइज़ भी 21.8 रहेगा। इसी तरह 1 का 0.5 ml हम फिल करेंगे। साइज़ की बात करेंगे तो 19.2 के लिए बात करेंगे तो 0.37, अगर कैप्सूल नंबर 2 है तो उसका 0.37 ml हम उसमें भर सकते हैं, और उसका साइज़ 18.3 रहेगा। इसी तरह 3 का रहेगा हमारा 0.30 ml, ठीक है। 15.3 इसका साइज़ रहेगा mm में, और अगर कैप्सूल नंबर 4 है तो 0.21 ml हम इसमें फिल कर पाएंगे, और साइज़ रहेगा 14.7। क्वेश्चन अगर कैप्सूल नंबर 5 है तो उसमें हम सबसे कम फिल कर पाएंगे 0.15 ml, समझ रहे हो। 0.1 ml से का भी बहुत कम पार्ट 0.15 ml कर पाएंगे, और इसका जो साइज़ रहेगा mm में 11.9 रहेगा। तो ये आप दो तो साइज़ अभी याद कर लीजिए। अगर 000 पूछा तो उसका साइज़ 000 अगर नंबर है तो उसका जो ml कैपेसिटी रहेगी वो 1.37, ये पूछ लिया जाता है और ये पूछ लिया जाता है। ये जनरली ज़्यादा पूछे जाते हैं। सबसे इस तरह भी पूछा जाता है सबसे बड़ा साइज़ कौन सा होता है। जनरली स्टूडेंट कन्फ्यूज़ होकर 5 नंबर का लगा देते हैं जो कि सबसे छोटा होता है। सबसे बड़ा साइज़ होता है 000 का, और सबसे छोटा साइज़ होता है 5 का, ठीक है। तो ये आपको याद रखना। तो आप इसको याद रख लेना, 5 नंबर का अगर कैप्सूल है तो 0.15 ml उसमें भर सकते हैं हम ड्रग, और अगर 000 है तो 1.37 ये फिल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगली बात करेंगे हम सोल्युबिलिटी की। तो इससे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे आते हैं, हर बार आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। जिसमें आपने देखा होगा सोल्युबिलिटी हमारी ये 7 टाइप की होती है, वेरी सोल्यूबल, फ्रीली सोल्यूबल। तो ये हमारी डिस्क्रिप्टिव टर्म्स है सोल्युबिलिटी की, और ये हमारे पास इधर दिया हुआ है कि कब हम किसी भी सोल्यूट को वेरी सोल्यूबल बोलेंगे,
कब उसको फ्रीली कब सोल्यूबल तो बोलेंगे। तो हम यहाँ पर बात करेंगे सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव टर्म्स की, और यहाँ बात करेंगे हम कि सॉल्वेंट का कितना पार्ट ज़रूरी होता है सोल्यूट के एक पार्ट को डिसॉल्व करने के लिए। अगर सोल्यूट का हम एक पार्ट ले रहे हैं तो सॉल्वेंट के कितने पार्ट की ज़रूरत पड़ेगी उसको डिसॉल्व करने के लिए, उससे हम उस सोल्यूट की सोल्युबिलिटी को डिटरमाइन करते हैं। चलिए देखते कैसे। अगर कोई सोल्यूट हमने लिया, ठीक है, और उसको डिसॉल्व करने के लिए एक पार्ट लिया हमने सोल्यूट का, उसको डिसॉल्व करने के लिए सॉल्वेंट के एक पार्ट से भी कम की ज़रूरत पड़ी। मान के चलो अगर हमने 1 ग्राम सोल्यूट लिया है, 1 ग्राम सोल्यूट लिया और उसको डिसॉल्व करने के लिए 1 ml से भी कम सॉल्वेंट की ज़रूरत पड़ती है, तो हम ऐसे सोल्यूट को बोलेंगे ये बहुत ही ज़्यादा सोल्यूबल है, मतलब वेरी सोल्यूबल। ठीक है। अगर कोई सोल्यूट को डिसॉल्व होने के लिए सॉल्वेंट के 1 से लेके 10 पार्ट की ज़रूरत पड़ती है ना। अगर 1 ग्राम सोल्यूट को डिसॉल्व करने के लिए 1 ml से 10 ml सॉल्वेंट की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसको बोलेंगे हम फ्रीली सोल्यूबल है, मतलब फ्रीली सोल्यूबल होगा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया सोल्यूबिलिटी है। ठीक है। सोल्यूबल कब बोलेंगे? अगर किसी सोल्यूट को डिसॉल्व करने के लिए 10 से लेके 30 10 to 30 पार्ट सॉल्वेंट की ज़रूरत पड़े, तो इस तरह के सोल्यूट को हम बोलेंगे इट इज़ सोल्यूबल। स्पेरिंगली सोल्यूबल कब होता है? अगर कोई भी सोल्यूट है उसको डिसॉल्व करने के लिए 30 से 100 ml, 1 ग्राम सोल्यूट एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, 1 ग्राम सोल्यूट को अगर डिसॉल्व करने के लिए 30 ml से लेके 100 ml सॉल्वेंट की ज़रूरत पड़ती है, तो ऐसे सोल्यूट को बोलते हैं इट इज़ अ स्पेरिंगली सोल्यूबल। अगर किसी सोल्यूट को डिसॉल्व करने के लिए 100 ml से लेके 1 लीटर, मतलब 100 पार्ट से लेके 1000 पार्ट तक के सॉल्वेंट की ज़रूरत पड़े एक पार्ट को डिसॉल्व करने के लिए सोल्यूट के, तो ऐसे सोल्यूट को हम बोलेंगे इट इज़ स्लाइटली सोल्यूबल। अगर कोई सोल्यूट है जिसको डिसॉल्व होने के लिए 1000 पार्ट सॉल्वेंट से लेके 10,000 पार्ट, मतलब 1 लीटर से लेके 10 लीटर तक के सॉल्वेंट की ज़रूरत पड़े मात्र 1 ग्राम सोल्यूट को डिसॉल्व करने के लिए, तो इसको हम बोलेंगे वेरी स्लाइटली सोल्यूबल। और कोई सोल्यूट को 10 लीटर से भी ज़्यादा वाटर की ज़रूरत पड़े तो हम फिर उसको इनसोल्यूबल की कैटेगरी में रखते हैं, मतलब कि 1 ग्राम को अगर डिसॉल्व करने के लिए 10 लीटर सॉल्वेंट चाहिए रहेगा तो वो एक तरह से इनसोल्यूबल ही माना जाएगा, वो सोल्यूबल नहीं कहलाएगा। तो ये हमारी सोल्यूबिलिटी का चार्ट होता है, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जनरली सोल्यूबल के लिए तो आप याद ही रख लेना, सोल्यूबल अगर है तो 10 to 30 पार्ट सॉल्वेंट की हमको ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सारे आपको याद रखना है, स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जीपीटी एग्जाम के लिए। बात करेंगे एंगल ऑफ रिपोज से। एंगल ऑफ रिपोज से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2021 में पूछा गया था। ठीक है। तो एंगल ऑफ रिपोज हमने यहाँ पर रखा, चार्ट में देख सकते हैं आप, इस तरफ हमने डिग्री में रखा हुआ है एंगल ऑफ रिपोज और उधर रखिए फ्लो प्रॉपर्टी। एंगल ऑफ रिपोज किस लिए हम निकालते हैं? ये हमारा एंगल ऑफ रिपोज किसी भी पाउडर की फ्लो प्रॉपर्टी को डिटरमाइन करता है कि उसकी फ्लो प्रॉपर्टी किस तरह की है ना, किस तरह से। तो इसमें आपने प्रैक्टिकल किया होगा बी फार्म में, तो इसमें हम एक कीप के अंदर से जो है कि फनल के अंदर से, तो इसमें हम क्या एक पर्टिकुलर लेंथ पे एक फनल के अंदर से पाउडर को डालते हैं, तो जो कि बाद में नीचे जब निकलता है तो एक तरीके से यूँ आप देखो पिरामिड जैसा उसका स्ट्रक्चर बन जाता है ना, ऊपर से पतला नीचे से, तो जो कितना फैलता है। तो इससे हम पता चलता है कि अगर पाउडर ऊपर से गिरते टाइम ज़्यादा फैला तो उसकी फ्लो प्रॉपर्टी बहुत बढ़िया है। अगर वो ज़्यादा ऊंचा पिरामिड उसने बनाया है ना ऊपर तक, तो वो उसकी फ्लो प्रॉपर्टी थोड़ी कम मानी जाती, मतलब कम ही होती है। तो चलिए अब किस तरह से डिटरमाइन करेंगे हम? अगर एंगल ऑफ रिपोज हम निकालेंगे, 25 से 30 डिग्री का एंगल रहता है ना। एंगल ऑफ रिपोज आपने निकाला होगा तो याद होगा, नहीं तो आप इससे रिलेटेड वीडियो देख लेना कि एंगल ऑफ रिपोज किस तरह निकाला जाता है, तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। इस पर हम वीडियो बना देंगे। तो अगर एंगल हमारा बनता है 25 से 30 डिग्री का, है ना, जो हमारा एंगल बनेगा, तो ऐसे पाउडर को हम बोलेंगे एक्सीलेंट। जितना कम एंगल बनेगा उतना ही अच्छा पाउडर की जो रहेगी फ्लो प्रॉपर्टी रहेगी। जितना ज़्यादा एंगल बनेगा उतनी ही बेकार प्रॉपर्टी का फ्लो प्रॉपर्टी का वो पाउडर रहेगा। ठीक है। तो अगर 25 से 30 डिग्री का हमारा एंगल बन रहा है तो वो एक्सीलेंट है, बहुत ही बढ़िया। अगर 31 से लेकर 35 का एंगल बना रहा है वो पाउडर, है ना, तो फिर जो पिरामिड बनता है ना उसका एंगल हम निकालते हैं। ठीक है। तो अगर 31 से 35 का बना रहा है तो वो गुड रहेगा, 41 से 45 का एंगल बन रहा तो पासेबल रहेगा, और अगर 46 से 55 का एंगल बन रहा तो पुअर रहेगा, और 56 से 65 का बन रहा है तो वेरी पुअर रहेगा, बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है।
तो ये हमारा एंगल ऑफ रिपोज पूछा जाता है। इसमें से क्वेश्चन इस बार आया था, ठीक है। शायद गुड या पॉसिबल के लिए पूछा गया था कितना एंगल ऑफ रिपोज होता है, या फिर कभी ये दे देते हैं हमको डिग्री दे देते हैं कितना डिग्री का एंगल बन रहा है तो फ्लो प्रॉपर्टी कैसी रहेगी, गुड, पॉसिबल, पुअर या वेरी पुअर। तो आप इसको भी याद रख लेना स्क्रीनशॉट लेके, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि इस वीडियो में सिर्फ हमने इंपॉर्टेंट चीज़ें ली हुई हैं। चलिए बात करेंगे स्टोरेज टेम्परेचर की। स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो टेम्परेचर की कंडीशन अलग अलग होती है और उनके लिए टेम्परेचर अलग अलग टेम्परेचर को अलग अलग कंडीशन बोलते हैं। जैसे अगर हमारा टेम्परेचर 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड है, हमने टेम्परेचर को यहाँ पर जेहेतु डिग्री सेंटीग्रेड में लिया हुआ है ना, डिग्री सेल्सियस में मेंशन किया हुआ है। और यहाँ पर स्टोरेज कंडीशन अगर टेम्परेचर 2 से लेके 8 डिग्री सेल्सियस है तो उस टेम्परेचर को बोलते हैं हम कोल्ड टेम्परेचर, ठीक है। क्या? कोल्ड टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर 8 डिग्री से 25 डिग्री के बीच में है ना, 8 से 25 तक है, तो फिर हम उसको बोलेंगे कूल टेम्परेचर। कैसा? कूल टेम्परेचर। पूछ लिया जाता है कि अगर कूल टेम्परेचर की रेंज क्या होती है, तो 8 डिग्री से लेकर 25 डिग्री, 8 to 25। और अगर पूछते हैं कि कोल्ड टेम्परेचर है तो वो 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। या फिर कभी ये वैल्यू दे देते हैं, ये पूछ लेते हैं कि 2 to 8 डिग्री का है टेम्परेचर, तो फिर इसमें से कौन सी कंडीशन बोलेंगे, तो उसको हम कोल्ड टेम्परेचर बोलेंगे। इसी तरह रूम टेम्परेचर की अगर बात करें तो रूम टेम्परेचर हमारा 25 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगर टेम्परेचर 25 to 30 है तो उसको हम बोलेंगे इट इज़ अ रूम टेम्परेचर। और वार्म टेम्परेचर कब बोलेंगे? अगर टेम्परेचर 30 डिग्री to 40 डिग्री जाता है, 30 से लेकर 40 तक रहता है, तो उसको बोलेंगे वार्म टेम्परेचर, ठीक है। अगर 40 से ऊपर अगर टेम्परेचर हमारा इंक्रीज करता है तो इट इज़ एक्सेसिव हीट, ओके, बहुत ही ज़्यादा हॉट हो जाएगा, ठीक है। तो एक्सेसिव हीट का उसको हॉट बोलेंगे अगर 40 से ऊपर जाता है। तो इनको भी आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको रख लीजिए, ठीक है। तो ये टेम्परेचर से ही पूछा जाता है। अब बचा हुआ हमारा ग्लास यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें ग्लास के टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैं बताने वाला हूँ, तो चलिए देख लेते हैं, ठीक है। वैसे तो आपने पढ़ा हुआ, आपकी एक तरह से रिवीजन हो जाएगी। तो हमारे ग्लास के यहाँ पर हमने टाइप मेंशन किए हैं, उनके बारे में बताया, उसकी टेस्ट मेथड बताइए और यूजेस बताएं। तो ग्लास हमारे जनरली जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज़ किए जाते हैं वो 4 टाइप के होते हैं। टाइप 1 ग्लास, टाइप 2 ग्लास, टाइप 3 ग्लास एंड टाइप 4 ग्लास, ठीक है। तो जो टाइप 1 ग्लास होते हैं वो हाईली रेजिस्टेंट होते हैं, बोरोसिलिकेट के ग्लास होते हैं, ठीक है। तो ये हाईली रेजिस्टेंट ग्लास होते हैं, बोरोसिलिकेट के ग्लास होते हैं, आपने देखे होंगे। तो इनकी मेथड जो टेस्ट मेथड होती है वो कौन सी होती है? पाउडर्ड ग्लास टेस्ट, ठीक है। इनकी मेथड का नाम होता है पाउडर्ड ग्लास टेस्ट। जनरली इसमें क्या होता है कि जो चारों टाइप के ग्लास होते हैं उनमें 3 ग्लास में तो सेम ही टेस्ट लगते हैं, पाउडर ग्लास टेस्ट। सिर्फ एक ही ऐसा ग्लास है जिसमें हम वाटर अटैक टेस्ट लगाते हैं, तो वो देखेंगे टाइप 2 ग्लास, है ना। तो टाइप 1 ग्लास हाईली रेजिस्टेंट बोरोसिलिकेट ग्लास होते हैं। पाउडर ग्लास टेस्ट इसके लिए लगाया जाता है, यूज़ किया जाता है हमारे फॉर बफर्ड एंड अनबफर्ड एक्वस सॉल्यूशन और पाउडर्स के लिए। हाँ, बफर्ड और एक्वस बफर्ड सॉल्यूशन को रखने के लिए और पाउडर्स को रखने के लिए टाइप 1 के ग्लास यूज़ करते हैं। टाइप 2 ग्लास क्या होते हैं? ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास होते हैं। ये कैसे? ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास होते हैं। इनके लिए जो टेस्ट लगता है इट इज़ वाटर अटैक टेस्ट। इन पर वाटर अटैक टेस्ट लगा है। सिर्फ एक टाइप 2 ग्लास ही ऐसा है जिस पर वाटर अटैक टेस्ट लगता है और इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। टाइप 2 ग्लास में कौन सा टेस्ट लगता है या फिर वाटर अटैक टेस्ट कौन से ग्लास पर लगाते हैं, ठीक है। चलिए, तो टाइप 2 ग्लास होता है, ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास होता है, वाटर अटैक टेस्ट लगता है। यूज़ करते हैं हम फॉर बफर्ड एक्वस सॉल्यूशन विद पीएच बिलो 7 एंड फॉर ड्राई पाउडर। बफर्ड सॉल्यूशन की यूज़ करते हैं जिनका पीएच 7 से कम होता है और ड्राई पाउडर्स के लिए हम टाइप 2 ग्लास यूज़ करेंगे, ठीक है। टाइप 3 ग्लास सोडा लाइम ग्लास होते हैं ये हमारे, इन पर भी हम पाउडर ग्लास टेस्ट लगाते हैं और इनको यूज़ करते हैं हम फॉर ड्राई पाउडर्स एंड ओलिगोजेनस सॉल्यूशन के लिए। और ये हमारे नोट फॉर एक्वस प्रिपरेशन के लिए ये हम नहीं करते टाइप 3 ग्लास यूज़। टाइप 4 की बात करें तो जनरल पर्पस सोडा लाइम ग्लास होते हैं टाइप 4 के, इनके लिए भी पाउडर ग्लास टेस्ट लगते हैं और ये ना तो पेरेंटल के यूज़ किए जाते हैं ना ही सस्पेंशन के लिए यूज़ किए जाते हैं। नोट फॉर पेरेंटल्स एंड फॉर सस्पेंशन एंड इमल्सन सस्पेंशन पेरेंटल किसी के लिए भी यूज़ नहीं करते, जनरल पर्पज़ के लिए हम यूज़ करते हैं ऐसे ग्लास टाइप 4 ग्लास होते हैं, ठीक है। टाइप 1 हाईली रेजिस्टेंट बोरोसिलिकेट होते हैं, टाइप 2 ट्रीटेड सोडा लाइम होते हैं, टाइप 3 सोडा लाइम और टाइप 4 जनरल पर्पस के लिए। आपको ये याद रखना है टाइप 2 ग्लास पे वाटर अटैक टेस्ट लगता है, वाटर अटैक टेस्ट टाइप 2 ग्लास पे लगता है। ये क्वेश्चन इससे आता है, कभी कभी इनसे भी पूछ लिए जाते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होता। सिर्फ एक ही ग्लास ऐसा है जिसमें वाटर अटैक टेस्ट लगता है, बाकी सब पे पाउडर्ड ग्लास टेस्ट ही लगते हैं, ठीक है। सो ये होगा आज का हमारा फार्मास्यूटिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फिनिश। So that's all for today. Thank you for watching this video up to the very end. See you soon in the next video. Bye bye.